काफी देर तक उसके पास बैठा रहा और जैसे ही टिकेंद्र को कुछ होश आया तो उसने टिकेंद्र से कहा, देखो टिकेंद्र, मेरी सुमित्रा गुरुजी कहती हैं कि काम में कोई ना कोई गलती जरूर होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एकदम सही हो और पूरी तरह से सही और अच्छा काम करता है। बस हमें उस कमी को ढूंढना होता है। हालांकि तुम में सच में कोई कमी नहीं है और तुम मुझसे भी बहुत ताकतवर हो और मुझे एक समय लग रहा था कि तुमसे मैं हार जाऊंगा, पर तुम्हारे घमंड ने सब ठीक कर दिया मेरे लिए। दरअसल आज का दिन मेरा है और तुम्हारी किस्मत आज खराब थी कि तुमने मुझे लड़ने के लिए चुना। शायद किसी और को चुनते तो बच भी जाते। प्रयाण ने जो बात टिकेंद्र को नहीं बताई थी वो थी एकदम से मन में होने वाली क्रिया। जब वो मुखिया से लड़ता था तो एकदम से उसे कुछ करने का मन होता था और वो मन को कभी भी रोकता नहीं था। इस वजह से वो कई लड़ाइयों को जीतता था। ईश्वरी के ज्ञान और अपने अभ्यास की वजह से प्रयाण जीत चुका था और टिकेंद्र बेहोशी की हालत में मंच पर पड़ा हुआ था। उसकी हार उसकी शक्ति की वजह से कम और उसके घमंड की वजह से ज्यादा हुई थी। टिकेंद्र की ऐसी हालत देखकर उसके दादाजी सूर्यकांत, जो पिथौरागढ़ में अच्छे पद में काम करते थे, वो दौड़ते हुए उसके पास आए और उसकी हालत कुछ अच्छी होने के बाद उन्होंने प्रयाण से सवाल करते हुए कहा, तुम्हारी गुरु सुमित्रा आखिर है कौन? प्रयाण ने सूर्यकांत की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सुमित्रा जी मेरी गुरु हैं। प्रयाण की बात सुनने के बाद सूर्यकांत ने अपने पोते को गोद में उठाया और उसके बाद महरम पट्टी करने के लिए ले गया। सूर्यकांत के जाने के बाद मैदान में मौजूद बाकी सभी लोग भी प्रयाण के गुरु के बारे में जानने के लिए बेताब थे और उनके मन में भी सुमित्रा को लेकर कई तरह के सवाल जन्म ले चुके थे। भूपेश और नंदन के मन में भी यही सवाल चल रहा था। भूपेश ने नंदन से सवाल करते हुए कहा, अरे नंदन भाई, क्या तुम जानते हो कि ये सुमित्रा गुरुजी कौन है? भूपेश जानता था कि अगर 10 साल की उम्र में कोई बच्चा अपने गुरु की बात इस तरह से भरे मैदान में कर रहा है और उस गुरु की वजह से उसका आत्मविश्वास इतना अच्छा था, तो जरूर वो गुरु कोई सामान्य गुरु नहीं होगी। भूपेश के सवाल का जवाब देते हुए नंदन ने कहा, सुमित्रा जी जो हैं वो गंगेश्वरी के एक मंत्री की पत्नी हैं और एक कमाल की गुरु हैं। उनके पढ़ाए बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर ही काम कर रहे हैं। इस गांव की सबसे अच्छी शिक्षिका आप उन्हें कह सकते हैं। नंदन ने सुमित्रा के बारे में भूपेश को बहुत इज्जत के भाव के साथ बताया। नंदन की बात सुनकर भूपेश के मन में भी सुमित्रा के लिए काफी इज्जत बढ़ गई थी और उसने सुमित्रा के बारे में सोचते हुए कहा, मुझे लगता है कि सुमित्रा जी के बारे में मुझे और भी जानना चाहिए। उन्होंने सिर्फ साहित्य ही पढ़ा है और उसके बाद भी वो हर कला में बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ा दे रही हैं। कुछ तो कमाल की बात है। मैं उनके बारे में और भी जानने के लिए बेताब हूं। ये सब बातें तो भूपेश भविष्य की कर रहा था, पर आज के दिन प्रयाण परीक्षा में एक शक्तिशाली बच्चे को हराकर आगे पहुंच चुका था। प्रयाण के बारे में सोचते हुए नंदन ने भूपेश से कहा, जो बाद में करना है वो छोड़ो और आज के बारे में सोचो। प्रयाण वाकई बहुत शक्तिशाली बच्चा है और उसने 4 गुना शक्ति होने के बाद भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा ही करेगा। नंदन और भूपेश जब आपस में बातें कर रहे थे, उस वक्त मंच पर बस 5 लोग ही बचे हुए थे। उन 5 बच्चों में प्रयाण, सुपर्णा, सहर्ष, वैभव और अनुज थे। ये पांचों एक कतार में खड़े हुए थे। अनुज प्रयाण की तरफ बहुत ही गंभीर नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आंखों से ही प्रयाण को खा जाएगा। अनुज बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से प्रयाण इस अग्नि परीक्षा को जीते। जहां अनुज प्रयाण को गुस्से की नजर से देख रहा था, वहीं देवकली के तीनों बच्चे प्रयाण की तरफ बिना किसी भाव के ही देख रहे थे। हालांकि आज प्रयाण ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पर फिर भी उनके मन में प्रयाण के लिए कोई भी इज्जत नहीं थी। उनके हिसाब से उनकी शक्ति प्रयाण से 3 गुना ज्यादा थी और वो प्रयाण से ज्यादा शक्तिशाली थे। इसलिए प्रयाण का जीतना उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता था। वो तीनों बच्चे अब बस मेघराज के अगले आदेश और सबसे आखिरी पड़ाव के नियम का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद वो प्रयाण को मारकर उससे मुक्त होने का सोच रहे थे। 5 बच्चों को आखिरी पड़ाव के मंच पर देखकर मेघराज ने खुशी के साथ कहा, आप 5 बच्चों को सबसे आखिरी पड़ाव तक आने की बधाई हो। आगे अब जो भी परिणाम हो, पर आप 5 एक तरह से विजेता हो और आप 5 की शक्ति का राज्य और गांव अच्छे से इस्तेमाल करेगा।
ये कहने के बाद मेघराज ने उन पांचों की शक्ति के हिसाब से उनके इनामों की घोषणा की। इस परीक्षा के आखिरी पड़ाव में जो पहले स्थान पर आएगा उसे जादू करने वाले यंत्र मिलेंगे, और जादू के यंत्र काफी महंगे होते थे। सारे बच्चे उस पहले स्थान पर ही आना चाहते थे। बाकी जो आखिर के चारों स्थान पर आएगा उसके लिए भी कुछ इनाम रखा गया था, पर वो ज्यादा खास नहीं था। इसके अलावा इस आखिरी पड़ाव में लड़ाई बहुत ही कठिन होने वाली थी। इसलिए अगर किसी भी बच्चे को ये लगे कि वो लड़ाई नहीं कर सकता है तो वो आसानी से हार मान सकता है और मंच से बाहर जाकर बैठ सकता है। ये सब बातें कहने के बाद मेघराज ने सबसे पहले प्रयाण की तरफ देखा और उससे कहा, इस साल तुम्हारा इस परीक्षा में यहां तक आना किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति इन सबसे कम है। इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपने हिसाब से सामने वाले व्यक्ति को चुनो। तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद चुनना चाहते हो या नहीं। मेघराज की बात सुनकर प्रयाण ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कितनी शक्ति जागी है इससे किसी की असली ताकत का पता चलता है। अंदरूनी ताकत उससे बहुत अलग है। 4 गुना शक्ति जागने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि बाकी बच्चों से मैं जरा भी कमजोर हूं। इसलिए मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई मौका नहीं चाहिए। मेघराज ने फिर कहा, अब अगर तुम्हारा यही कहना है तो फिर मैं आखिरी पड़ाव की शुरुआत करता हूं। ये अग्नि परीक्षा असली शक्ति, कौशल और कला का असली प्रदर्शन था, और इसमें किसी की कोई किस्मत कभी काम नहीं आ सकती थी। अगर आएगी तो शायद 1-2 मुकाबले में आएगी। सारे मुकाबले कोई भी आदमी किस्मत से तो नहीं जीत सकता था। मेघराज के आखिरी पड़ाव की वजह से अब सब बच्चों को अपने लिए किसी को चुनना था। देवकली विद्यालय के तीनों बच्चों का आज एक ही मकसद था, और इसी वजह से उन्होंने शुरुआत से ही कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन तीनों को सही मौके की तलाश थी। तीनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन शुरुआत करे, पर तभी सुपर्णा को जोश आ गया और उसने जोश के साथ मेघराज के सामने कहा, मैं इस बारे में प्रयाण से मुकाबला करना चाहती हूं। सुपर्णा की ये बात सुनकर प्रयाण के मन में कोई भी सवाल पैदा नहीं हुआ था। प्रयाण ने कुछ नहीं कहा था, पर सुपर्णा ने खुद ही प्रयाण के पास जाकर कहा, तुम्हारी शक्ति देखकर लगा नहीं था कि तुम परीक्षा के आखिरी पड़ाव तक आ जाओगे। मुझे दुख है कि तुम्हारा देवकली विद्यालय में दाखिला नहीं हुआ, नहीं तो तुम और भी शक्तिशाली होते आज। हालांकि जो भी हो, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, और आज तुम्हें मैं अपनी शक्ति दिखाकर रहूंगी। सुपर्णा की बात सुनकर प्रयाण बहुत जोर से हंसा, और उसके बाद सुपर्णा से बोला, अब जब मैंने तुम्हारी लिखी हुई चुनौती स्वीकार कर ली थी तो मैं पूरी तैयारी से ही आऊंगा, और मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरा तुम्हारे उस घटिया विद्यालय में दाखिला नहीं हुआ। मैंने बाहर रहकर भी तुम लोगों के बराबर ही सीख लिया है। खैर, अब बातें करके समय नहीं बर्बाद करते हैं और दिखा देते हैं कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। सुपर्णा ने तुरंत कहा, चलो फिर शुरू करते हैं। सुपर्णा और प्रयाण ने अभी मुकाबले की शुरुआत की ही थी कि तभी सुपर्णा ने अपने पैरों से एक जोर का वार करके प्रयाण को बहुत दूर फेंक दिया था। सुपर्णा की उम्र 9-10 साल से ज्यादा की नहीं थी, पर उसका वार किसी बड़े आदमी से कम नहीं था। सुपर्णा का प्रदर्शन देखकर उसके पिता महेश्वर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। वो मन ही मन कह रहे थे, मार दो इस लड़के को, इसने हमारी बहुत बेइज्जती की है, मरना ही चाहिए इसे। प्रयाण और सुपर्णा की इस लड़ाई को देखकर जो इस वक्त सबसे ज्यादा खुश था वो था पटवर्धन। उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी योजना बिल्कुल उसके हिसाब से काम कर रही थी, और इस पल का उसने कई दिनों से इंतजार किया था। सुपर्णा के प्रहार ने उसको मन ही मन बहुत खुशी दे दी थी। उसका मन अब ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके तीनों बच्चे जो 7 गुना शक्ति के साथ आज मंच पर आए थे वो प्रयाण को मार नहीं पाएंगे। उसके हिसाब से कोई एक तो प्रयाण को जान से खत्म कर ही देगा। इधर भूपेश, जिसे ईसुरी से जुड़े हुए हर आदमी की बहुत चिंता थी, वो प्रयाण की ये हालत देखकर तुरंत ही नंदन से बोला, ये तो इस लड़के के साथ गलत हो रहा है। उन दोनों के बीच में शक्ति का काफी अंतर है, और प्रयाण भी काफी ताकतवर है। अपने भेजे गए आदमी को बोलो कि उस लड़की के प्रहार से उस बच्चे को कोई चोट ना पहुंचे। वो अपनी असली शक्ति पहले ही दिखा चुका है। भूपेश जानता था कि ईसुरी का बड़ा बेटा प्रयाण ही है, और ईसुरी और प्रयाण के बीच का रिश्ता बहुत ही पवित्र है, और आगे चलकर जब भी भाविनी और ईसुरी की शादी होगी तो जरूर प्रयाण को कोई बड़ा पद मिलेगा, और वो नहीं चाहता था कि इस तरह से प्रयाण की मौत हो। इसलिए वो उसे हर तरह से बचाने की कोशिश कर रहा था।
भूपेश की बात सुनकर नंदन ने कहा, जो मेघराज है वो मेरा ही आदमी है और उसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। उसकी शक्ति उन चंद बच्चों से काफी ज्यादा है और मुझे लगता है कि जरूर वो उन बच्चों को किसी भी तरह की अनहोनी करने से रोक ही देगा। आप चिंता मत कीजिए। नंदन के ऐसा कहने पर भी भूपेश के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। क्या नंदन का आदमी मेघराज प्रयाण को उन तीनों बच्चों के प्रहार से बचा पाएगा? क्या प्रयाण इस लड़ाई में जीतेगा? क्या होगा इस परीक्षा का अंत?